हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th क्लास की हिस्ट्री की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर। सॉरी, बहुत ज़्यादा ही फॉन्ट साइज हो गया है गाइस, एक मिनट। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हिस्ट्री की क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर और अच्छे से इसको टैकल करेंगे। और जो बच्चे हमारी एनसीईआरटी सीरीज देख रहे हैं उन्हें पता है कि क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर से मिलती हैं और कितना फ़ायदा है। तो हम इस चैप्टर में जानेंगे किस तरह से आपको क्वेश्चन बनाएगा सीटेट में, और किस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाएगा, किस तरह से लैंग्वेज घुमा सकता है। तो इन सब चीज़ों पर हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। क्या कह रहा है? हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यानी कि आपको जो टाइटल होता है उससे हमें चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हो जाती हैं। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं जो हजारों वर्षों के दौरान जो चेंजेस आए हैं हमारी लाइफ में या हमारे संस्कृति में, हमारे पर्यावरण में, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि जो मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नज़र डालिए। तो ये आपका देख पा रहे होंगे आप लोग, ये आपका मानचित्र 1 हो जाता है, देन नीचे आपका, एक मिनट, और ये वाला आपका मानचित्र 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों मानचित्र को आपको देखना है। तो एक बार आप देख लीजिए, ये मानचित्र 2 है और ये मानचित्र आपका फर्स्ट है। ठीक है, आई होप आपने दोनों मानचित्र देख लिए होंगे। इन मानचित्रों से आपको क्वेश्चन बन जाता है, वो मैं बताऊँगी कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलविद्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनवाया था। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बना है अल इदरीसी पे, कैसे बना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, तो मानचित्र जो 1 है वो किसने बनवाया था? जो अरब के क्या थे? भूगोलविद्ता थे। कौन था वो? अल इदरीसी थे। उन्होंने 1154 में बनवाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह जो नक्शा दिया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। जो उसने मैप बनाया है वो क्या है? एक बड़े दुनिया के एक बड़े मानचित्र का हिस्सा हो जाता है। और किसे दर्शाता है? वो भारतीय मानचित्र को दर्शाता है। तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि मानचित्र 2, जो मानचित्र 2 है वो क्या है? वो कब बना था? वो 1720 में बनाया गया था। दोनों नक्शे में एक ही इलाके, यानी कि दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। यानी कि जो मानचित्र 1 है, मानचित्र 2 है, दोनों में ही क्या है? दोनों ही एक ही इलाके के नक्शे हैं, बट क्या है? उनमें बहुत ज़्यादा अंतर पाए जाते हैं, यानी कि डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंसेस है वो जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है अल इदरीसी के नक्शे में, जो अल इदरीसी का नक्शा है, जो अरब के भूगोलवेत्ता हैं, उनके नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढते हैं। अल इदरीसी ने जो नक्शा बनाया था उसमें जो, एक मिनट, फॉन्ट साइज सही नहीं हो पा रहा है, इसको सही करना बहुत ज़रूरी है गाइस, एक मिनट दे दो बस। ठीक है, तो जो अल इदरीसी का नक्शा है वो, उसमें क्या चीज़ थी? जो अल इदरीसी का नक्शा था उसमें क्या था? दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत है उस जगह है जहां आज का क्या है? जहां का आज का उत्तर भारत है। यानी कि अल इदरीसी ने नक्शा तो बनाया था पर वो उल्टा बनाया था। कैसे उल्टा था? कि जो आज उत्तर भारत, जहाँ आज उत्तर भारत है, वहाँ उन्होंने किसको दर्शाया था? वहाँ उन्होंने दक्षिण भारत को दर्शाया था। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आप समझ लेंगे, इससे क्वेश्चन बना है और बनेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? जो श्रीलंका द्वीप है वो कहाँ बनाया था? ऊपर की तरफ, बट श्रीलंका द्वीप कहाँ है? नीचे की तरफ। अगर आपने भारत का नक्शा देखा होगा, एक मिनट, इससे ड्राइंग सही नहीं बनती है, मैं ऐसे करके बनाती हूँ। ठीक है, ध्यान देना। मान लो ये आपका भारत का नक्शा है, ऐसी, ठीक है, रैंडमली मान लीजिए ये आपका भारत का नक्शा है। तो उत्तर भारत इधर होता है, ऊपर की साइड होता है ना उत्तर भारत, और श्रीलंका आपका यहाँ छोटा सा यहाँ पे बैठा हुआ है। बट जो अल इदरीसी ने नक्शा बनाया था उन्होंने क्या किया कि दक्षिण भारत को इधर दर्शा दिया। ठीक है, जहाँ उत्तर भारत है आज वहाँ दक्षिण भारत हो जाता है, और ये श्रीलंका को भी उन्होंने कहा ऊपर की ओर दर्शा दिया, यानी कि उन्होंने उल्टा मैप तैयार कर दिया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर अल इदरीसी के अकॉर्डिंग पूछता है कि उत्तर भारत कहाँ था, तो अल इदरीसी के अनुसार पूछता है तो भारत कहाँ था? वो दक्षिण भारत में था। और श्रीलंका द्वीप कहाँ था? वो ऊपर की ओर था। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब ये बॉक्स पढ़ लेते हैं, फिर आप चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है,
क्या कह रहा है, 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। भूगोलवेत्ता अल इदरीसी थे, उन्होंने पहले नक्शा बनाया था 12वीं सदी में, और उन्होंने क्या किया था, इस नक्शे में क्या किया था, भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से लेकर समुद्र तक दर्शाया था। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो नक्शा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे बना सकता है, वो बनाएगा कि उत्तर भारत की जगह दक्षिण भारत को दर्शाने वाले नक्शे को किसने तैयार किया था, तो वो हो जाएंगे आपके भूगोलवेत्ता अल इदरीसी। कहाँ के थे, तो अरब के थे। कब बनाया था, 1154 में बनाया था। ठीक है। और एक कौन थे, एक आपके कहाँ के थे, एक फ्रांसीसी थे। उन्होंने कब बनाया था, 1720 में नक्शा बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा गाइस। शेयर करने से क्या होता है कि और बच्चों को भी क्लासेस पता लग जाती हैं, और कर भला तो हो भला। हम किसी का अगर अच्छा करते हैं तो हमारा भगवान अच्छा ही करता है, तो इसलिए आपको क्लास शेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि 18वीं सदी के आरंभ में गिवलाम द लिल्से के एटलस नूवो के अनुसार यह महाद्वीप है। ये जो महाद्वीप है किसके बारे में बता रहा है, 18वीं सदी के आरंभ में गिवलाम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह महाद्वीप बनाया गया। क्या है इसमें देखेंगे। तो जो पहला था उसमें क्या पढ़ा था हमने कि जगहों के नाम अरबी भाषा में, जो जगहों के नाम थे वो क्या थे, अरबी भाषा में दिए गए थे। मैप में जगहों के नाम किस भाषा में दिए जा रहे थे, अरबी भाषा में दिए गए थे। फिर क्या है, फिर कह रहा है कि और उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। जो इसमें नाम बताए जा रहे हैं इस चैप्टर में, बेसिकली जितने भी नाम बताए जाएंगे, एक क्या है, एक आपको फ्रेम तैयार किया जा रहा है। पहले चैप्टर में क्या है, आपको पूरी एनसीईआरटी का फ्रेम तैयार किया जाता है। जो जो नाम आते हैं उनके बारे में आपको लेसन में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, कहाँ के बारे में बात हो रही है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज। और मानचित्र 2, पहले मानचित्र बनाने में लगभग 600 वर्ष बनाया गया था। जो मानचित्र 2 है, जो मानचित्र पहला बना था, फिर मानचित्र दूसरा बना है, उसमें कितना डिफरेंस है, तो 600 वर्ष का डिफरेंस आ जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। जो नक्शा है, जो 600 वर्ष बाद वाला नक्शा है, वो ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें क्या है, उसमें तटीय इलाकों को बड़ी बारीकी से ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यानी कि जो तटीय इलाके हैं उनके जो ब्यौरा है, यानी कि जो जानकारी उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के जो नाविक हैं वो क्या करते थे, यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इसी नक्शे का यूज करते थे। तो अध्याय चैप्टर में हम इस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये वाला नक्शा है जो इन्होंने क्या किया, तटीय इलाकों को बहुत ही अच्छे से इनको मेंशन किया हुआ है। देखो, इनका श्रीलंका इधर ही है, बट जो अल इदरीसी का श्रीलंका है वो ऊपर की ओर है। जहाँ आज का उत्तर भारत है वहाँ उन्होंने क्या किया था, वहाँ उन्होंने दक्षिण भारत को दर्शाया था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ाती चलूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं चीज़ों को हर एक बार नहीं 2-2 बार समझाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपको क्या हो, चीज़ें क्लियर होती जाएं। ठीक है, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तथा मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया है। जो दूसरा युग में क्या था, मानचित्र का अंकन यानी कि मानचित्र को पढ़ना, और उसका विज्ञान बहुत चेंज हो रहा है। इतिहास जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान जरूर रखते हैं। यानी कि जो इतिहासकार हैं और जो इतिहासकार हैं वो क्या करते हैं कि दस्तावेजों के नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं, उनसे सूचनाएं, संदर्भों और भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। आगे बढ़ेंगे। नई और पुरानी शब्दावली, यानी कि जो शब्द हैं, जो हम शब्द प्रयोग करते हैं डेली यूजेज में, या वैसे हम जो शब्द यूज करते हैं बोलने चालने की भाषा में, तो वो नए और पुराने शब्दावली में क्या डिफरेंसेस आए हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। जो इंपॉर्टेंट होता है मैं वहाँ इंपॉर्टेंट मार्क्स कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, जैसे यानी कि समय के साथ साथ अगर सूचनाएं चेंज हो रही हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है, यानी कि समय के साथ साथ जब सूचनाएं चेंज होती हैं तो भाषा और अर्थ के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख, कई तरह की भाषाएं मिलती हैं। जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं उनमें कई तरह की भाषाएं मिलती हैं, यानी कि हम आगे चल के अभिलेखों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं, यानी कि भाषाएं भी चेंज होती हैं।
उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक युग की फारसी से अलग है, यानी कि जो मध्यकाल में क्या होती थी, फारसी यूज की जाती थी, वो आधुनिक काल की फारसी से क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदले हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो भिन्नता है वो व्याकरण या शब्द भंडार में नहीं है, बट इनके जो शब्द हैं, इनका जो अर्थ है वो भी चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ आगे जानेंगे। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए। मान लो उदाहरण के लिए हमने क्या किया, हिंदुस्तान शब्द ले लिया। अगर आज के हिंदुस्तान की बात करें, जैसे ही हिंदुस्तान नाम आता है तो हमारे माइंड में एक पॉलिटिक्स आ जाता है कि हमारा राष्ट्र है, हमारा राज्य है, एक राजनीति के तौर पे हम इसे यूज करते हैं। बट जो हिंदुस्तान शब्द था वो पहले कैसे यूज होता था, इस बारे में जानेंगे। आज हम इस आधुनिक राष्ट्र राज्य में भारत के अर्थ में लेते हैं। जो हिंदुस्तान है वो आज हम इसे आधुनिक युग में किसे, राष्ट्र राज्य और भारत के अर्थ में लेते हैं। लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज, कौन थे, मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उन्होंने किसके लिए किया था, तो उन्होंने पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों के लिए किया था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था। और मिन्हाज और सिराज ने क्या किया था, इस शब्द का यूज राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। किसके क्षेत्र में थे, सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। सुल्तान के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, 13वीं सदी में हिंदुस्तान का क्या मतलब था, तो 13वीं सदी में हिंदुस्तान का मतलब किस क्षेत्र से था, तो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना से था। और किससे था, और इससे था जो राजनीतिक अर्थों में उन इलाकों से था जिन्हें दिल्ली सुल्तान के अधिकार में आते थे। जो इलाके यानी कि राजनीतिक अर्थ में पूछता है तो वो दिल्ली सुल्तान के अधिकार में जो क्षेत्र आते थे तो उनके अर्थ में होता है। और एक चीज़ ये है, हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ है, यानी कि दक्षिण भारत को कभी शामिल नहीं किया गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि पंजाब, हरियाणा, यमुना क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज किसने किया है, तो वो आपके हो जाएंगे मिन्हाज और सिराज। या क्वेश्चन बन जाएगा दिल्ली सुल्तान, राजनीतिक अर्थों में दिल्ली सुल्तान के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले इलाकों को हिंदुस्तान शब्द में किसने शामिल किया है, तो भी वो आपका आंसर हो जाएगा मिन्हाज और सिराज। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हमें क्या है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, फिर वो कैसे भी क्वेश्चन घुमाए हम वो टैकल कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। फिर 13वीं शताब्दी का हो गया। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे 16वीं शताब्दी के बारे में। तो 16वीं शताब्दी के आरंभ में किसने, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का यूज किया। किसके लिए किया था उन्होंने, तो उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए उन्होंने क्या किया था, हिंदुस्तान शब्द का यूज किया था। तो इस चीज़ से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर पूछता है कि उपमहाद्वीपों के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज किसने किया था, तो वो हो जाएगा बाबर। अगर आधा भी दे देता है कि पशु पक्षियों के लिए किसने यूज किया था, तो भी बाबर हो जाएगा। भूगोल के लिए किसने यूज किया था, तो भी बाबर हो जाएगा। यहाँ के हिंदुस्तान के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किसने किया था, तो भी आपका बाबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ के 14वीं सदी के अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त किया गया, यानी कि फिर क्या कह रहा है, 14वीं सदी, कितनी सदी में, 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद के कुछ समान था। जो आपका हिंदुस्तान शब्द है वो, जैसे कि अमीर खुसरो ने क्या किया था, 14वीं सदी में हिंद शब्द का यूज किया था, वो हिंद शब्द के ही कुछ समान है। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा है, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से और राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। यानी कि जो भारत है, भारत एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा है, वह हिंदुस्तान शब्द और राजनीतिक राष्ट्रीय अर्थ से नहीं जुड़ा था जो कि आज हम इसे जोड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है, किसी भी शब्द का प्रयोग करके इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए। जो भी शब्द इतिहासकार यूज करते हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों का अलग मतलब क्या होता है, अर्थ हो जाता है, पर जो बाद में क्या होता है, बाद में उनका चेंज हो जाता है। जैसे कि विदेशी का क्या मतलब था, सीधा साधा शब्द ले लीजिए विदेशी। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, भारतीय ना हो। बट मध्य युग में क्या था, मध्य युग में उसे कहते थे
जो क्या हो, गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति हो। तो पहले विदेशी का अर्थ क्या होता था मध्य युग में विदेशी का अर्थ होता है कि गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति जो उस समाज और संस्कृति का अंग ना हो, वो विदेशी कहलाता था। ठीक है, लेकिन आज हम क्या कहते हैं, जो भारतीय ना हो वो हमारा विदेशी है। बट मध्य युग में क्या था, वो अनजान व्यक्ति गाँव का जिससे हमारी संस्कृति और समाज का जो अंग ना हो वो विदेशी कहलाता था। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहते हैं। जो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं उसे हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहते हैं। इसलिए नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, यानी कि जो वनवासी होता था वो विदेशी होता था। किंतु एक गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते। यानी कि एक गांव में जो दो किसान रहते हैं वो अलग अलग धर्म या जाति और परंपराओं से जुड़े हैं, पर क्या है, विदेशी नहीं है, क्योंकि वो वहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, यानी कि वो अनजान नहीं है। अब क्या पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में। तो ये एक फ्रेमवर्क है, जो चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं आगे चल के हम इनको डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं। पूरा चैप्टर इनके बारे में दिया रहता है। ठीक है, तो इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। जैसे कि जो इतिहासकार हैं वो किसका अध्ययन करते हैं, खोज की प्रकृति क्या है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, वो बहुत अलग अलग स्रोतों का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। हमने पिछले साल मतलब कि 6th क्लास की NCERT में हमने गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर क्या कर रहे हैं, 1700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। जो 7th क्लास की NCERT है हम क्या पढ़ें, उसमें क्या करेंगे, 700 से लेकर 1750 तक के इतिहास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने कहा था ये फ्रेमवर्क है, इसमें आपको सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी जाएंगी जिससे कि आपको हर चीज़ क्लियर रहे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसे ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, यानी कि जो इतिहासकार हैं अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला और लिखित सामग्री पर निर्भर हैं, जैसे कि पिछली NCERT में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब क्या है, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। यानी कि जो पहले चीज़ें थी उनमें से जो प्रमाणिक लिखित सामग्री है उनकी जो संख्या है वो संख्या और विविधता क्या हुई है, बढ़ी है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब ये जो पैराग्राफ है इसमें कह रहा है कि 13वीं सदी में एक विद्वान ने पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी, तो उसने क्या किया था, उतने कागज़ तो थे नहीं उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया था, एक पांडुलिपि को धो डाला था और फिर सुखाकर उसका यूज किया था। पर अब 1 सदी बाद अगर बाजार को खाद्य पदार्थों खरीदते हुए देखेंगे तो दुकानदार और वस्तुओं को क्या करते हैं, कागज़ में लपेट कर देते हैं। यानी कि 13वीं सदी में कागज़ की कमी थी और यहाँ कागज़ की बढ़ोतरी हो गई। इसलिए यहाँ देख पा रहे हो, लिख रहा है कि पहले क्या था, पहले लिखित सामग्री कम थी पर अचानक से ये लिखित सामग्री ज़्यादा मिलने लगी। क्यों मिलने लगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कागज़ का आविष्कार हो गया होगा और कागज़ आसानी से ज़्यादा मात्रा में मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को टैकल करना है। आगे बढ़ेंगे। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर क्या कह रहा है कि इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर क्या हुआ, उपलब्ध होने लगा, जो कि मैंने अभी बताया। लोग धर्म ग्रंथ शासकों के वृत्तांत क्या करते थे, लोग धर्म ग्रंथ शासकों के वृत्तांत, स्त्रोतों के, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करते हैं। धनी व्यक्ति, शासक, जन, सेठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। जो धनी व्यक्ति थे, शासक थे, जन थे, मठ थे, वो क्या करते थे, वो मठ और तथा मंदिर की पांडुलिपियों को क्या करते थे, एकत्रित करके रखते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। जो ये पांडुलिपियाँ थीं उनको पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों में इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है, इनका उपयोग कठिन हो जाता है। कैसे,
तो वो चीज़ें क्या करते थे, अभिलेखागार में रखते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं कि इन पांडुलिपियों को, जो पांडुलिपि थी, इन पांडुलिपियों को तथा दस्तावेजों से इतिहासकार एक बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती थी। यानी कि पांडुलिपियों और दस्तावेजों से इतिहासकारों को क्या मिलती थी, बहुत सारी जानकारी मिलती थी। अब अभिलेखागार क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि अभिलेखागार क्या होता था, तो वो स्थान जहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दस्तावेज और आपकी पांडुलिपियों को क्या करते हैं, संग्रहित यानी कि इकट्ठा करके रखते हैं। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं। यानी कि जो सभी राष्ट्रीय और राज्यों के क्या होते हैं, सरकारों के क्या होते हैं, राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार के क्या होते हैं, अभिलेखागार होते हैं, जहाँ पे वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरा का रिकॉर्ड रखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक और नकल नवीसी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्राकृतिक प्रतिकृति बनाते थे। ध्यान रखेंगे, जो पुराने ज़माने में क्या था, लिखने के लिए कोई छापे खाने नहीं होते थे। वो क्या करते थे, हाथ से ही क्या करते, लिपिक और नकल नवीश हाथ से पांडुलिपियों की क्या करते थे, प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मृत के गृहकार की नकल उतारी, यानी किसी मृत की नकल उतारी है, तो क्या होगा, आप जानते होंगे कि काम आसान नहीं है। कभी कभी आपके अपने मृत की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा है। फलस्वरूप आपके लिखे मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन क्या हो जाते होंगे, परिवर्तन आ जाते होंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप जब पहली क्लासों में होंगे, कोई कोर्स वगैरह या क्वेश्चन वगैरह छूट गया है, तो आप क्या करते थे, बुक्स ले आते थे, पर आपके दोस्त की जो राइटिंग है वो तो माशाअल्लाह है, वो तो ऐसे लिखता है जैसे चींटी की टांग हो। अब वो चींटी की टांग भाई हमें समझ में कैसे आएगी, बताइए। तो हम क्या करते थे कि हम तो है महान भाई, हम तो महान हैं, हम तो तुक्का ही लगा देंगे, अंदाजे से लिख देंगे कि अगर इस बुक में ये लिखा है तो इसने ये आंसर लिखा होगा। तो वो तुक्केबाजी में क्या होता था, हम कभी कभी आंसर का अर्थ का अनर्थ कर लेते थे। ठीक है, क्यों कर लेते, क्योंकि हमारे मित्र की तो भाई थी क्या, राइटिंग चींटी की टांग, यानी कि पता ही नहीं चलता था क्या लिखता था। अब आप लोग कमेंट कर सकते हो कि आपके मित्र की थी कि नहीं थी, अच्छी थी या चींटी की टांग थी, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हंसते खेलते हुए पढ़ना है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। कुछ ही समय बचा है, पढ़ाई पर फोकस करिए और अच्छे से अपना सीटेट क्वालिफाई करिए। जैसा कि एनबीएस ने कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें आप लोगों को भी अब ज़रूर मौका मिलेगा, इसलिए सीटेट को किसी भी हाल में हल्के में नहीं लेना है, हमें सीटेट क्वालिफाई इस ईयर ज़रूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि यह एक लघु चित्र की प्रकृति है। जो ये क्या है, जो जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं वो क्या है, लघु चित्र की प्रकृति है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। जो एक लिपिक है, जो ये लिपिक बैठा हुआ है, एक किसी ये देखो इसकी नकल करके इसमें लिख रहा है। ठीक है, लिख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार कितना है, 10.5 सेंटीमीटर से लेकर 7.1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर वो पूछता है कि लघु चित्र की प्रकृति क्या थी, तो आप बता दोगे लघु चित्र की जो प्रकृति थी उसकी लंबाई या चौड़ाई आकार क्या था, तो आपका 10.7 सेंटीमीटर से लेकर 7.1 सेंटीमीटर तक हो जाता है। ठीक है, इस छोटे आकार के कारण इसे क्या कहा जाता है, इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है, इसे लघु चित्र और मिनिएचर कहा जाता है। इन चीज़ों को आप अवॉइड नहीं करोगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो लघु चित्र है या मिनिएचर है, उसे लघु चित्र और मिनिएचर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका आकार कैसा है, उसका आकार छोटा है, 10.5 और 7.1 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कभी कभी इस लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों की स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। जो लघु चित्र हैं, जो लघु चित्र हैं, इनका यूज किस लिए हो जाता है, तो इनका यूज इसलिए करते हैं कि जो पांडुलिपियों में चीज़ें दी गई हैं उनकी स्पष्टता प्रदान करने के लिए हम इनका यूज कर लेते हैं। ये इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे हैं। यानी कि जो लघु चित्र हैं, जो मिनिएचर हैं, वो इतने सुंदर थे कि जो संग्रहकर्ता थे उन्होंने क्या किया, आगे चलकर इन्हें पांडुलिपियों को क्या किया, बेचना स्टार्ट कर दिया था, पांडुलिपियों से अलग बेचना स्टार्ट कर दिया था। तो इस चीज़ का बहुत
अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लघु चित्र और मिनिएचर क्या होते थे, तो पांडुलिपियों से नकल कर जो लिखे जाते थे उन्हें क्या कहते थे। देखो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मेरे दिमाग से स्किप हो गया था पर याद आ गया। यानी कि जो पांडुलिपियों से नकल करके जो चीज़ें शिल्पकार लिखते थे, लिपिकार लिखते थे, उन्हें क्या कहते थे, तो उन्हें भी हम लघु चित्र या मिनिएचर कहते थे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है और आगे बढ़ते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। 1 घंटे की क्लास नॉन स्टॉप बोलकर लेने में ना गले में बहुत दर्द हो जाता है, बट कोई नहीं, हमें आपका सीटेट किसी भी हाल में क्वालिफाई करवाना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। ठीक है, यानी कि जो लिखावट है उसमें क्या होता है, अंतर आ जाते होंगे नकल करने की। वो चींटी की टांग हम जब अपने सिलेबस में लिखते हैं तो अर्थ का क्या होता है, हमारा अनर्थ हो जाता है। तो वही चीज़ें हैं। आगे लिखेंगे, पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में कभी कभी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। यानी कि जो प्रतिलिपियाँ बनाते थे, प्रतिलिपियाँ क्या होती थी, पांडुलिपियों के द्वारा से नकल करके लिखी जाती थी, उन्हें प्रतिलिपियाँ मिनिएचर कहते थे। और उनमें जो राइटिंग समझ में नहीं आती थी तो इस कारण क्या हो जाता था, छोटे मोटे फेरबदल यहाँ हो जाते थे। कोई शब्द कहीं, कोई वाक्य क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है, सदी दर सदी प्रतिलिपियाँ बनती रही। यानी कि पहले क्या हुआ, लिपकों ने क्या किया, पांडुलिपि से क्या की, अपनी प्रतिलिपियाँ तैयार की। फिर प्रतिलिपियों से भी क्या हुआ, प्रतिलिपियाँ बनती रहीं। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ बनाई गई हैं, एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। ध्यान रखना, जो पहले क्या हुआ, जो लिपिक थे उन्होंने क्या किया, पांडुलिपि से नकल करके प्रतिलिपि बनाई, यानी कि मिनिएचर बनाए। फिर मिनिएचर से भी मिनिएचरों की नकल की गई, उन्हें बनाया गया। तो इस तरह से क्या हुआ, एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न क्या हो गई, प्रतिलिपियाँ तैयार हो गई, जो एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। क्या हो गई, आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। यानी कि जो मूल पांडुलिपि है, मानी कि जो सबसे पहले चीज़ लिखी गई थी, वो मूलतः चीज़ नहीं मिलती है, बल्कि हमें अदर लेखकों के द्वारा लिखी गई प्रतिलिपियाँ प्राप्त होती हैं। हमें बाद के लेखकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियाँ ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रतिलिपियां हैं वो अलग अलग लोगों ने मूल ग्रंथ से लिखी हैं, तो कुछ चीज़ें क्या हुई, फेरबदल हुई हैं, तो उनका स्पष्टीकरण करने के लिए अलग अलग प्रतिलिपियों को इतिहासकारों को पढ़ना पड़ता है। अब ये देखेंगे बॉक्स, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। यानी कि जो लिखावट की जो भिन्न प्रकार की शैलियाँ हैं, इस कारण हमें क्या हो सकता है, जो अरबी और फारसी भाषा उन्हें पढ़ने में क्या हो सकती है, कठिनाई हो सकती है। नास्तिक लिपि बाईं ओर में ध्यान देखना, जो एक लिपि कौन सी है, एक है आपकी नास्तिक लिपि, कौन सी हो जाती है, एक नास्तिक लिपि हो जाती है, जो क्या होती है, बाईं ओर से, ठीक है, बाईं ओर से लिखी जाती है। तो नास्तिक लिपि में वर्णों को जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। नास्तिक लिपि क्या होती है, नास्तिक लिपि किस तरफ से लिखी जाती है, तो बाईं ओर से लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, तो वर्णों को जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखी जाती है। फारसी और अरबी के जानकार इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। जो फारसी और अरबी जानते हैं वो लोग नास्तिक लिपि को पढ़ सकते हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है सिसक्त लिपि। कौन सी लिपि, सिसक्त लिपि, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। ये आपकी दाईं ओर से लिखी जाती है, ये अधिक सघन और संक्षिप्त होती है, यानी कि बहुत पास में लिखी जाती है और बहुत छोटी यानी कि संक्षिप्त होती है। कुछ शब्दों में ही इनके क्या हो जाते हैं, अर्थ बन जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी आया नहीं है, क्या पता क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, शायद एक क्वेश्चन बना है इससे। तो नास्तिक लिपि बाईं ओर से लिखी जाती है, वर्णों को जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखी जाती है। और सिसक्त लिपि दाईं ओर से लिखी जाती है और यह अधिक सघन और अधिक संक्षिप्त हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। जैसे लेखक है, मान लो हमने कोई बुक लिखी पर हमें लगा कि इसमें ये चीज़ और होनी चाहिए, इससे और बुक इंटरेस्टेड बन सकती है, या इससे और अच्छा हम कंटेंट अपने बच्चों को दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको हम दोबारा संशोधन करेंगे और दोबारा से उस चीज़ को
प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी तरह से जो लेखक थे वो अपने मूल वृत्तांतों में भी क्या करते थे, संशोधन। जैसे कि क्या कह रहा है, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार कौन थे, जियाउद्दीन बर्नी। ध्यान से सुनना, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत लिखा था कब, 1356 में, और दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबी थी। ध्यान से सुनना, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, और जो कंफ्यूजन है वो मुझे पता है आपके माइंड में क्या हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो इतिहासकार का जो जियाउद्दीन बर्नी थे, उन्होंने 14वीं शताब्दी में 1356 में क्या किया था, पहली बार अपनी बुक लिखी थी। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखी, तो ध्यान रखना। और 1771, तो ये 1771 में उन्होंने बुक नहीं लिखी है। 1771 तक जो इतिहासकार थे, उन्हें जो पहली बार उन्होंने जियाउद्दीन बर्नी ने बुक लिखी थी उसके बारे में तो पता ही नहीं था, सिर्फ दूसरी वाली के बारे में पता था। और दूसरी वाली कब लिखी थी, 2 वर्ष बाद, यानी कि 1356, 57, 58 के बाद लिखी थी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, यानी कि 1358 या 1359 में, देखो 56 में लिखी, 56, 57, 58, तो 2 वर्ष बाद लिखी, तो 1358 हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और 1971 तक इतिहासकारों को इसकी जानकारी ही नहीं हुई कि जियाउद्दीन बर्नी ने पहले भी कोई पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, वो कौन सा इतिहासकार है जिसने अपनी ही मूल कृति को 2 बार लिखा है, तो वो हो जाते हैं जियाउद्दीन बर्नी। पहली बार 1356 में, दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा है। अगर 1358 देता है तो आप 1358 राइट करिएगा, 1359 देता है तो 1359 आप आंसर लगाइएगा। ठीक है, तो 1971 में उन्होंने इतिहासकारों को तक नहीं पता था, फिर उसके बाद में उन्हें पता चला कि जियाउद्दीन बर्नी ने पहले भी एक बुक लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और अच्छे से बुक को पढ़ना है और अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। फिर क्या कह रहा है, नया सामाजिक और राजनीतिक समूह, यानी कि जो नया सामाजिक और राजनीतिक समूह क्या था, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे क्या थी, एक बड़ी चुनौती हो जाती। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए, यानी कि इस पूरे काल में क्या हुए, बहुत ज़्यादा चेंजेज आए। यानी कि आप देखते हो हर महीने 2 महीने जो प्रेजेंट है उसमें महीने 2 महीने 3 महीने में क्या होते हैं, चेंजेज आते रहते हैं। बट यहाँ पे तो बात आपकी 1000 साल की हो रही है। कितने साल की हो रही है, 1000 साल की हो रही है। तो 1000 साल में कितने चेंजेस ना आए होंगे। ठीक है, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों का यूज हो रहा था, यानी कि हम आगे जाके इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो युद्धों में क्या हो रहा था, आग्नेय आग्नेय अस्त्रों का यूज हो रहा था, जो क्या थे, बारूद वाले हथियार थे। इस महाद्वीप में नई तरह के क्या हो रहे थे, खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। जो ये नई प्रौद्योगिकियाँ हैं, फसलें आई, उनके साथ क्या, वो अपने साथ क्या लाए थे, नए विचार भी लेकर आए। परिणाम स्वरूप यह काल क्या हुआ, यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल कहलाता है। यानी कि जो 700 से 750 के बीच का काल है, वो आपका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का काल कहलाता है, जिसके बारे में हम 5, 6, 7 यानी कि 5, 6, 7 में जानेंगे। 5, 6, 7 चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस युग में लोग की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जन समुदाय का क्या हुआ, आगे देखते हैं। महत्व बढ़ा। उनमें से एक समुदाय राजपूत का था, यानी कि जो चेंजेज आ रहे थे उनमें क्या हुआ, जन समुदाय का महत्व बढ़ रहा था। और उन्हीं समुदायों में से एक समुदाय किसका था, तो एक समुदाय आपका राजपूतों का हो जाता है। किसका, राजपूत, जिसका नाम क्या था, राजपुत्र, अर्थात क्या हो जाता है, राजा का पुत्र। ध्यान से सुनना, जो समुदाय थे उसमें एक समुदाय है आपका राजपूत, क्या हो जाता है, राजपूत हो जाता है। और जिसका नाम क्या होता था, राजपुत्र होता था। क्या होता था, राजपुत्र होता था। और राजपुत्र का अर्थ क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है आपका राजा का पुत्र। क्या हो जाता है, राजा का पुत्र। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी
समुदाय क्या था, राजपूत, और जिसका नाम क्या था, राजपुत्र, और ये राजपुत्र का अर्थ क्या होता है, राजा का पुत्र। आगे बढ़ेंगे। 8वीं से 14वीं सदी के बीच, 8वीं से 14वीं सदी के बीच नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। यानी कि जो राजपूत नाम है ये 8वीं से 14वीं सदी में किन के लिए यूज होता था, जो क्या कहते थे, जो कहते थे हम क्षत्रिय वर्ण के हैं, और राजपूत शब्द के अंदर केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में क्या होते थे, सेवारत होते थे। कभी कवि और चारण राजपूत की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्त का गुणगान करते थे। ध्यान से सुनना, जो क्षत्रिय वर्ण थे, वो जो राजपूत थे वो क्या कहलाते, क्षत्रिय कहलाते थे। यानी कि आमतौर पर योद्धा समूह क्या कहलाता था, क्षत्रिय कहलाता था, और क्षत्रिय होने का वो क्या करते थे, दावा करते थे। राजपूत के अंतर्गत केवल राजा और सामंत नहीं आते थे बल्कि सेनापति सैनिक भी आते थे और उप महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। फिर कह रहा कवि और चारण राजपूत की आचार संहिता प्रबल पराक्रम के स्वामी भक्त का गुणगान करते थे। यानी कि राजपूतों का गुणगान कौन करते थे, तो कवि और चारण राजपूत करते थे। आगे बढ़ेंगे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ किसने, मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ आदि समूहों ने उठाया। कौन कौन सी, मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, यानी कि हम इन सब के बारे में आगे पढ़ने वाले। ये क्या था, ये मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों के का कार्य करते थे। जो ये लोग थे मराठा, सिख, जाट, अहोम, ये क्या करते थे, लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थी। और फिर इन्होंने इस चीज़ का अवसर कैसे उठाया, कैसे इन्होंने लाभ उठाया, किस तरह से राजपूतों का पतन हुआ, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं इस काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। क्या हो रही थी, जंगलों की कटाई हो रही थी। खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्र में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब पर्यावरण क्या होता है, तो यहाँ पे दिया गया है पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। किससे होता है, पर्यावरण से और वहाँ पे रहने वाले आर्थिक और सामाजिक जीवन शैली से होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। पर्यावरण किसे कहते हैं, जो क्या है, सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली में रहने वाले लोग होते हैं। यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को पर्यावास कहते हैं। यानी पर्या प्लस आवास दोनों वाला। पर्या मतलब पर्यावरण, आवास मतलब वहाँ के रहने वाले लोग। तो पर्यावास आप समझ गए होंगे पर्यावास किसे कहते हैं। ठीक है, जब पर्यावास हुआ तो वहाँ के जो लोग थे वहाँ से उन्हें मजबूरन क्या हुआ, जाना पड़ा। ठीक है, कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। जो वनवासी थे, जो मजदूर जंगलों में रहते थे, उन्होंने क्या किया, खेत की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित थे। वे बड़े जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक क्या हुए, अंतर उभरने लगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर बस आप सुनिए क्या क्या चेंजेस होते जा रहे थे धीरे धीरे। ठीक है, कुछ के पास क्या था, ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी। कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियाँ और उपजातियों में बट गए। क्या हुआ, लोग जाति और उपजाति में बट गए। कब बटते हैं, जब उनमें अंतर स्थापित होने लगते हैं। ठीक है, उनकी पृष्ठभूमि व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा का दर्जा देने लगी। तो वहाँ की जो ऊंच नीच का दर्जा था वो किसके आधार पर दिया जा रहा था, तो वो आपको व्यवसाय के आधार पर दिया जा रहा था। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। जो दर्जे थे ऊंच नीच के, वो एक क्या थे, वो एकदम फिक्स नहीं थे, स्टैटिक नहीं थे। वो कैसे थे, उनके धन संपत्ति के आधार पर वो दर्जा क्या होता था, चेंज होता रहता था। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन डाल देता है कि वहाँ के जो
1750 और यानी कि 700 और 750 के दशक में जो ऊंच नीच का दर्जा था वो चेंजेबल था, यानी कि बदलता रहता था दर्जा संपत्ति के आधार पर। तो स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक ही जात का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, यानी कि जो जाति के लोग हैं, यानी कि मान लो कुम्हार है तो कुम्हार, एक कुम्हार बड़ी जाति में भी हो सकता है, एक कुम्हार नीची जाति में भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बना लेती थी। जो जातियां थी वहाँ की, वो क्या करती थी, अपने अपने स्वयं के नियम बना लेती। इन नियमों का पालन कौन करवाते थे, वहाँ के बड़े बुजुर्ग करवाते थे। और क्या, किससे, सभा के द्वारा करवाते थे। यानी सभा लगती थी, जैसे कि ग्राम में क्या होती, ग्राम पंचायत लग जाती थी, पंचायत सरपंच लोग बैठते थे। इसी तरह से वहाँ पे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, नियमों का पालन करवाते थे। कुछ इलाकों में क्या थी, जाति पंचायत, इसको जो बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, सभा करवाते थे। और कुछ इलाकों में क्या कहते थे, इनको जाति पंचायत भी कहते थे। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँव में रीति रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। ठीक है, इसके अलावा कई गाँवों पर क्या होते थे, मुखियाओं का शासन था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई पर भी क्या होते थे, इकाई भर होती थी। यानी कि जो मुखियाओं का शासन था और मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होते थे। जो गांव के लोग थे वो सब मिलकर क्या होते थे, एक राज्य की कोई छोटी सी इकाई ही होते थे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बड़ा चैप्टर है और थोड़ा लंबी क्लास हो जाएगी, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। मेरे गले में भी बहुत दर्द है, पर मैं चाहती हूँ कि एक चैप्टर में पूरा, एक क्लास में ही पूरा चैप्टर फिनिश कराऊँ, जिससे आपको क्या हो, दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम आ रहा है। क्षेत्र और समाज, आप क्या करोगे, चोल तुगलक, यानी कि चोल को अध्याय 2 में, तुगलक को 3 में, तुगलक मुगलक ये निकलता जा रहा है फ्लो में। ठीक है, तो चोल को अध्याय 2 में, तुगलक को 3 में, मुगल को 4 में। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, कौन, गयासुद्दीन बलबन 1266 और 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति को उदाहरण के लिए अध्याय, यानी कि हमें इसी के जो प्रशस्ति है उसके बारे में भी अध्याय 2 में पढ़ना पड़ेगा। तो दिल्ली के सुल्तान कौन थे, गयासुद्दीन बलबन। इनका शासन 1266 से 1287 के बीच था। ठीक है, उसके एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था, पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी कि गज्जन तक फैला हुआ था। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस एक ओवरव्यू जानते जाइए आप। ठीक है, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत क्या था, संपूर्ण दक्षिण भारत यानी कि द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे क्या करते थे, घुटने टेक देते थे। ठीक है, अब मानचित्र 3 सॉरी। तो मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, तो ये प्रांत हैं, ये किसने दिए हैं, तो ये मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित। तो सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित कौन सी बुक थी, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, कौन सी, मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली के सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांतों को इन्होंने दर्शाया। तो इनकी बुक को आप ध्यान रखेंगे, जो एनसीईआरटी में बुक रहती हैं वो इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो ये देखिए, एक मिनट, ये देखो, ये सिविस्तान, तो सिविस्तान में क्या बना है, रोमन अंक में 1 लिखा है। तो जहाँ पे 1 लिखा होगा वहाँ पे क्या होगा, आपका सिविस्तान होगा। तो ये 1 लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका सिविस्तान हो गया। फिर क्या है, फिर नंबर 2 पे उच्च, तो जहाँ पे 2 होगा वहाँ उच्च हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इन राज्यों के नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अब मान लो ये वाला देखो, ये वाला, ये माबार कहाँ है, ये है, देखो माबार। फिर क्या कर रहा है, फिर तैलंग, ये है तैलंग। फिर नहीं, तैलंग नहीं है, ये द्वार समुद्र है। यहाँ पे क्या है, द्वार समुद्र है, और तैलंग ये है। फिर किसकी बात करता है, फिर कर रहा है, एक मिनट, XXI यानी कि 21, कहाँ पे है आपको हाँ, तेलंगाना, ये है तेलंगाना। तो इस तरह से इन चीज़ों को मेंशन किया है। तो आप लोग एक बार मैप देख लीजिएगा, मैंने आपको मैप देखना बताया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गले में दर्द है, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ। मेरे गले का पेन सही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, कंटिन्यू ये क्लास ले रही हूँ, क्या है, बहुत ज़्यादा पेन है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। यानी कि जो इतिहासकार थे, जो अभियान के विजय के अभियान थे, उन्हें क्या करते थे, अतिशयोक्ति यानी कि खुशी के रूप में मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे। यानी कि उन्होंने भिन्न भिन्न इलाकों पर अपने अधिकार किए, इनका उल्लेख क्यों करते रहते थे। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, भाषा और क्षेत्र। ठीक है, 1318 में क्या कह रहा है, 1318 में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया, किस बात पर, कि इस देश के हर क्षेत्र की अलग भाषा है। अमीर खुसरो के अनुसार हर क्षेत्र की क्या है, अलग भाषा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। तो कह रहा है कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री कहाँ बोली जाती थी, दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती थी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती थी, किसके अनुसार, अमीर खुसरो के अनुसार। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि तेलंगानी, यानी कि तेलंगानी आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी, जो तेलंगानी थी वो आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी। फिर गुजरी कहाँ बोली जाती थी, गुजरात में बोली जाती थी। फिर माँबारी कहाँ पे, तमिलनाडु में बोली जाती थी। ठीक है, फिर कौन सी है, फिर आपकी गौड़ी भाषा हो जाती है, जो कि बंगाल में बोली जाती थी। ठीक है, फिर कौन सी हो जाती है, आपकी अवधी हो जाती है, जो कि पूर्व उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। फिर आपकी हिंदवी हो जाती है, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ध्यान से सुनना, अगर आपको नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख ही लेना, क्योंकि नोट्स रिवाइज हो जाएगा, ये याद ही करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन बन जाता है कि अमीर खुसरो के अनुसार कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती थी, इससे मैचिंग का भी क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा, पहला क्वेश्चन बना देगा तेलंगाना, जैसे डाल देगा तेलंगाना, गौड़ी और हिंदवी और क्या, गुजरी। फिर डाल देगा आंध्र प्रदेश, यानी क्वेश्चन गुजरी, आंध्र प्रदेश, बंगाल और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, तो आपको इनको मैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं अलग अलग कलर से इसलिए अलग अलग कर दिया है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, माँबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्व उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं में के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण बोलते हैं। वो कह रहा है कि अमीर खुसरो ने बतलाया कि इसके विपरीत एक भाषा क्या है, संस्कृत है, जिसे क्या करते हैं, जैसे विशेष क्षेत्र में भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे कौन बोलता है, केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि संस्कृत भाषा जैसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है, ये किसने कहा था, तो वो आपका अमीर खुसरो हो जाता है। ठीक है, वो कैसे भी क्वेश्चन बनाए, कान इधर से पकड़ो या इधर से, आंसर आपका वही आने वाला है। और फिर आप तो हमारे स्टूडेंट हो, हमारे बच्चे हो, तो आपको क्या होगा, आप अच्छे से चीज़ें टैकल कर रहे होगे, समझ रहे होगे, और आपका क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए, जो चीज़ें दी गई हैं उनकी सूची बनाओ। ये क्रियाकलाप है और कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, रिवीजन करना है बच्चों, और अच्छे से पढ़ना है, और मॉक टेस्ट PYQ जरूर लगाना है, जिससे क्या हो, गलतियां ना हो। हिस्ट्री में गलतियां बहुत हो जाती हैं एग्जाम हॉल में, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृत विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रही थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैले एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। किन लोगों ने, चोलों ने, खलजी ने, तुगलक, मुगल, इन लोगों ने क्या किया, विशाल साम्राज्य भी खड़ा किया। इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। बस NCERT आपके माइंड में इन शब्दों को डाल रही है कि हमें आगे इनके बारे में पढ़ना है। क्या है कि बच्चों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें पहले बताई जाती हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें डिटेल में समझाया जाता है। तो इसी तरह से आपके फ्रेम को मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, फिर आपको इन चीज़ों को डिटेल में आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4
की एक तालिका की तुलना कीजिए, यानी कि जो अध्याय 3 है अध्याय 4 में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ें। खिलजी और मुगल वंश के शासक कितनी अवधि तक चले, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ बेचने वाला भी आ गया है, बिल्कुल क्लास के टाइम पे ही सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई नहीं, ये मुश्किलें आती हैं और हमें इनसे लड़ना है और किसी भी कंडीशन में सीटेट क्वालिफाई करना है। वाह 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 वाह, क्या शायरी कही है आपने मैडम। मजाक कर रही थी। आगे बढ़ती हूँ। 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन के ढलान पर था। जो 18वीं सदी थी उस समय क्या था, मुगल वंश क्या था, पतन के ढलान पे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, यानी कि 18वीं सदी में मुगल शासन पतन की ओर जा रहा था। फलस्वरूप राज्य फिर से उभरने लगे। इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, 10 में। अगर मुगल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा है तो दूसरा साम्राज्य क्या हो गए, फिर से उभरेंगे, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चला आ रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे बड़े राज्यों का शासन चल रहा था। उनके राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। एक मिनट गाइस, इसे चले जाने दें क्या। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें कहाँ मिलती हैं, प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन और उच्च संस्कृत भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। 700 से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से क्या हो गई, कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। जो यहाँ की चीज़ें चल रही थी, प्रकृति थी, एक दूसरे अलग अलग नहीं पनपी थी, यानी कि साथ ही ये चीज़ें चल रही थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हालांकि उनके चित्र में अपनी विशिष्टता बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर ही भी पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुराने और नए धर्म, यानी कि जो पुराने धर्म थे, जो नए धर्म थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं पुराने और अपने न्यू धर्मों के बारे में। तो देखते हैं क्या थे पुराने धर्म। इतिहासकार जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इस दौरान धार्मिक परंपराओं में भी चेंजेज आए। बिल्कुल आए होंगे, जब हर चीज़ में चेंजेज आ रहे हैं तो धर्म में भी आपके चेंजेस आए होंगे। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। यानी कि जो दैवी स्तर की आस्था थी वो कभी कभी क्या होती थी, बिल्कुल व्यक्तिगत रूप की हो जाती थी, मगर आमतौर पर क्या थी, सामूहिक ही थी। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रथा प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, आस्थाओं में भी चेंजेस आते गए। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, यानी कि जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इस परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, यानी कि नए देवी देवताओं की पूजा। राजाओं द्वारा क्या हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ। सामाजिक पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता, इन सब चीज़ों के बारे में चेंजेज हो रहा था। यानी कि हम मंदिरों और देवी देवताओं के बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके लिए संरक्षक थे जो ब्राह्मण थे। संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान था ब्राह्मणों को क्या था, संस्कृत का ज्ञान था, जिसके कारण क्या हो रहा था, ब्राह्मणों का आदर कर रहे थे लोग, और इनके लिए क्या थे, संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाय में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। ठीक है, यानी कि ब्राह्मणों का बहुत आदर होता था। क्यों होता था, क्योंकि इन्हें संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान होता था। अब संरक्षक क्या होता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार और शिल्पकार, विद्वान, अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद या सहारा दे, उसे क्या कहते हैं, उसे संरक्षक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, पेशेंस तो आपको बना के रखना पड़ेगा। बस लास्ट एक और स्लाइड है इसके बाद, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है, मैं बहुत जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, बट समझाना भी तो है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। ठीक है, इस युग में क्या हुआ, महत्वपूर्ण परिवर्तन किस में आया, भक्ति की अवधारणा में चेंजेज आए। ठीक है, भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। हमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी
जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना भी भक्त स्वयं पहुंच सकें। यानी कि क्या कह रहा है, फिर से सुनेंगे। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई, ठीक है, जिस तक पुजारियों की विशद कर्मकांड के बिना भी भक्त स्वयं पहुंच सके। यानी कि जो प्रेमल इष्ट देव की स्थापना की गई, इसमें क्या होता था कि बिना पुजारी के लोग अपने कर्मकांडों के लिए क्या हो, भक्त स्वयं भगवान की पूजा कर सकें। इस विषय में और दूसरी परंपराओं के बारे में हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। यही वह युग था जिसमें उपमहाद्वीप के नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश, ठीक है, कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। जो कुरान शरीफ का संदेश है वो कैसे पहुंचा भारत में, तो ये 7वीं सदी में पहुंचा और किसके द्वारा, व्यापारियों और अप्रवासियों के द्वारा पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना क्या मानते हैं, धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को वो स्वीकार करते हैं। तो मुसलमान का जो धर्म ग्रंथ है वो क्या हो जाता है, कुरान हो जाता है। और कुरान शरीफ का संदेश भारत कब पहुंचा, 7वीं सदी में पहुंचा। कैसे पहुंचा, व्यापारियों और अप्रवासियों के द्वारा पहुंचा। आगे बढ़ेंगे। जो कुरान है उसका अर्थ क्या होता है, जिसका प्रेम, करुणा, उदार अपने आस्था में रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता हो, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। तो ये कुरान शरीफ में चीज़ें हैं। आगे बढ़ेंगे। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमाओं को संरक्षण देते थे। कह रहा है कि कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों के, न्याय शास्त्रियों के अर्थात यानी कि उलेमाओं को संरक्षण देते। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनमें भी अलग अलग व्याख्याएं हैं। जैसे मुसलमानों में कुछ कौन थे, कुछ सिया थे और कुछ एक सिया थे और एक सुन्नी थे। कौन कौन थे, एक सिया था और एक सुन्नी थे। सिया कौन थे, सिया जो पैगंबर साहब के दामाद अली मुसलमानों को विधि सम्मत नेता मानते थे। यानी कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद के जो अनुयायी थे वो सिया कहलाते थे। और सुन्नी कौन थे, सुन्नी वे थे जो खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये कि सिया और सुन्नी कौन थे। तो सुन्नी खलीफा के अनुयायी थे या उनके प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। और सिया कौन थे, सिया पैगंबर साहब के जो पैगंबर साहब थे उनके दामाद कौन थे, अली, यानी कि अली के अनुयायी थे, वो क्या कहलाते थे, सिया कहलाते थे। आगे बढ़ेंगे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते हैं। यानी कि शुरू में जो इस्लाम का नेतृत्व करने वाले लोग हुए उन्हें क्या कहा गया, खलीफा कहा गया। इनकी परंपराएं क्या हुई, चलती रहीं। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत में इस्लामी सिद्धांत कितने थे, तो 2 थे। कौन कौन से थे, तो आपके हनफी और सफ़ी हो जाते हैं। यानी कि भारत में कौन थे, हनफी और सफ़ी हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ये धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नता देखने को मिलती है। तो भारत में, विशेषकर भारत में कौन कौन से इनके न्याय सिद्धांत थे तो हनफी और सफ़ी थे, 2 थे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। समय और इतिहासकार के कालखंडों पर विचार करें। ठीक है, इतिहासकार का समय, उनके कालखंड, इनमें क्या चीज़ें थी, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इतिहासकार समय को केवल घड़ी और कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों तथा वर्षों के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। ठीक है, जो समय है वो क्या करता है, जो इतिहासकार है वो घंटे, दिनों, कैलेंडर, घड़ियों को नहीं देखते। वो उनका नज़रिया क्या होता है कि समय सामाजिक, आर्थिक और संगठन में आने वाले परिवर्तनों को क्या करता है, झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यानी कि वो पूरा चेंज देखते हैं कि इस युग से लेके यहाँ तक कितने चेंजेज आए हैं, क्या सामाजिक चेंजेस थे, क्या आर्थिक चेंजेस थे। इन परिवर्तनों के बारे में वो चीज़ें देखते हैं। उनके विचार और विश्वास कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है, ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। यानी कि जो समय के अध्ययन करने वाले हैं, अगर वो क्या करें, बड़े बड़े हिस्सों को युगों, कालों में बांट दें तो क्या हो, अध्ययन आसान हो जाएगा। फिर कह रहा है 19वीं सदी के मध्य में कौन थे, अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत को 3
युगों में बांटा। ठीक है, 19वीं सदी में अंग्रेजी इतिहासकार थे, उन्होंने भारत को 3 युगों में बांट दिया। एक था हिंदू युग, एक मुस्लिम युग, एक ब्रिटिश युग। इन तीनों युगों में बांटा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अंग्रेज़ों से हम लोग एक्सेप्ट भी क्या कर सकते हैं। गाइस लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में। अपना फैमिली, अपने परिवार को बढ़ाना है, यानी कि हर बच्चे का सेटेट इस बार क्वालिफाई करवाना है। और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि और बच्चे इससे जुड़ सकें। और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लगातार 1 घंटे से बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ती हूँ। ये दर्द मैं क्यों बताती हूँ, इसलिए नहीं बताती कि आप लोग को कोई सिंपैथी गेन करना या कुछ। मैं इसलिए बताती हूँ कि आप ये सोचो कि मैम इतने दर्द में, गले में दर्द है, फिर भी हमारी क्लास ले रही हैं, यानी कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास हो रही हो, कितना इंपॉर्टेंट टाइम है कि गले में दर्द होते हुए भी मैम क्लास ले रही हैं। तो आपको भी अगर कुछ थोड़ी बहुत आपको पेन है या फीवर है, थोड़ा बहुत कुछ है, तो उसे अवॉइड करना है, दवा लेनी है ना, आपको पढ़ना है। उसका बहाना नहीं बनाना है कि नहीं आज मेरे पेन है, आज नहीं पढ़ूंगी, कल ये चीज़ पढ़ लूँगी। नहीं नहीं नहीं, पढ़ना है। भले ही आप 2 घंटे की जगह आप 1 घंटे पढ़ो, पर आपको पढ़ाई करनी है, हार्ड वर्क ज़रूर करना है। ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ ये चीज़ें हमने अपने ऊपर अप्लाई की थी। ठीक है, जभी तो हम ये हर चीज़, हर पेपर, हर एग्जाम 1 टाइम में ही क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, और भगवान करे ऐसे ही सबका क्लियर हो और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो और मेहनत करो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विचार पर आधारित था, किस पे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, 3 भागों पर आधारित था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। कह रहा है कि जो शासकों का धर्म है एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, फिर अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण से इस महाद्वीप में की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यानी कि जो दृष्टि थी उन लोगों की कि यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, समाज है, संस्कृति, इनमें बदलाव नहीं होता है। तो इससे क्या होता था, इससे एक बहुत बड़े विविधता की क्या हो जाती थी, उपेक्षा हो जाती है। यानी कि जो इन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भी चेंजेज आते हैं, तो हमें ये अवहेलना नहीं करनी है और सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है। आगे बढ़ेंगे। काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। जो ब्रिटिश इतिहासकार ने काल विभाजन किया था उसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। क्योंकि अगर हम कालखंड में हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश बांट देंगे तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कहाँ जाएगी, उसके लिए इतिहासकार नहीं मानते हैं। वो क्या करते हैं, एक मिनट, वो क्या करते हैं, आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों में कई प्रकार का समावेश था, जैसे कि शिकारी, संग्राहक थे, प्रारंभिक दौर में कृषिकर्मी, शहरों गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज और साम्राज्य। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आपने 6th क्लास की NCERT में पढ़ा था। फिर आगे कह रहा है कि इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः क्या कहा जाता है, उसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्यकालीन। जो हमने 6th क्लास में पढ़ा था उसे प्राचीन काल इतिहास कहा जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 7th क्लास में मध्यकालीन पढ़ना है और 8 में आपका आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री दी हुई होती है। तो इन तीनों कालों में तीनों प्रकार की हिस्ट्री को क्या किया गया, कवर किया गया है। ठीक है, इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यी राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, यूरोपीय से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में क्या करेंगे, विस्तार से इसमें क्या करेंगे, जानकारी पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है भारत के इतिहास के ये हजारों साल अनेक बदलावों के साक्षी हैं। जो भारत का इतिहास है ये 1000 साल क्या है, अनेक बदलावों के साक्षी हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियों में 8वीं और 11वीं शताब्दियों में काफ़ी भिन्न है। ठीक है, यानी कि जो 16वीं और 18वीं शताब्दी है वो 11वीं और 8वीं शताब्दी से बहुत ज़्यादा चेंज है इसमें। और इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर भी मध्यकालीन की तुलना में आधुनिक काल से की जाती है। जो मध्यकाल है उसकी तुलना किससे करते हैं हम, आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बन जाएगा। मध्यकालीन की तुलना किस काल से की जाती है, तो वो आधुनिक काल से की जाती
जाती है। आधुनिक काल की तुलना किससे की जाती है, तो मध्यकाल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और भौतिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था। जो मध्यकालीन इतिहास था वो कैसा था हमारा, वो रूढ़िवादी था। इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ नहीं। इससे क्या हुआ, इस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं था, कुछ तो चेंजेज आए होंगे। ठीक है, इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहते हैं। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उनसे यूरोप की व्यापारी कंपनी को क्या हुआ, आकर्षित हुए, और वो क्या हुए उन्होंने क्या किया, जो अर्थव्यवस्था थी इतनी समृद्ध हुई कि उन लोगों ने यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को क्या किया, आकर्षित किया। ठीक है, और इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे। जो बुक पढ़ रहे हो उसमें आप जो चेंजेज आए हैं उनके चिन्हों पर ध्यान देना पड़ेगा, उनकी ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हुए हमें चलना है। ठीक है, तो कल से जो चैप्टर स्टार्ट हो गए उसमें आपको ये जो चीज़ें इस चैप्टर में देखी हैं थोड़ी थोड़ी, वो सारी आपको विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी एनसीईआरटी हो जाती है। ठीक है, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष की पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज हमें अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालना भी डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है और वैसे ही रहा है, यानी कि कुछ चेंजेज आए हैं कि या फिर सेम ही आए हैं। तो जैसे आप पेडागोजी पढ़ते हो, पेडागोजी में क्या होता है, जहाँ तुलना कंपैरिजन दिखाए वहाँ क्या होता है, ऑप्शन गलत हो जाता है। पर हिस्ट्री की जब आप पेडागोजी पढ़ोगे उसमें क्या होता है, तुलना वाले क्वेश्चन अधिकांश क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। सारे नहीं पर ज़्यादातर क्वेश्चन सही होते हैं। जैसे कि ये देख रहा है, ये कह रहा है कि बच्चों को आगे पढ़ी हुई चीज़ों का पिछली पढ़ी हुई चीज़ों से तुलना करते हुए चलना चाहिए। तो ये आपका स्टेटमेंट राइट हो जाएगा पेडागोजी में। ठीक है, तो पेडागोजी को स्किप नहीं करना है, पेडागोजी की क्लास आपको लेना है। जो भी आपको सर टीचर अच्छे लगे, हिस्ट्री की पेडागोजी अलग होती है और सब्जेक्ट से। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब बीज शब्द यानी कि जिनके बारे में हमने पढ़ा है। अब हमने किन के बारे में पढ़ा है, पांडुलिपि क्या होती है वो हम 6th क्लास की एनसीईआरटी में भी पढ़ चुके हैं। पर पांडुलिपि की नकल करके जो तैयार की जाती थी उसे क्या कहते थे, उसे हम प्रतिलिपि कहते थे। क्या कहते थे, प्रतिलिपि कहते थे या मिनिएचर कहते थे। ठीक है, और इनकी जो चौड़ाई लंबाई थी वो 10.5 × 7.1 सेंटीमीटर थी। ठीक है, फिर हमने जाति के बारे में पढ़ा, जाति के बारे में पढ़ा, और उनके ऊंच नीच के जो दर्जे थे वो किसके आधार पर बटे हुए थे, उनकी धन संपत्ति के आधार पर बांटे जाते थे। क्षेत्र और काल का विभाजन, ब्रिटिश इतिहासकार ने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश काल के अनुसार काल का विभाजन किया था। प्रतिलिपि के बारे में पढ़ा था, और किसके बारे में पढ़ा था, और हमने शिया और सुन्नी के बारे में पढ़ा था। शिया कौन थे, जो अली के अनुयायी होते थे, और सुन्नी कौन था, जो खलीफा के अनुयायी होते थे। फिर हमने अपने भारत में कौन से 2 सिद्धांत थे मुसलमानों के, तो हनफी और कौन था, एक मिनट गाइस स्किप हो रहा है माइंड से, कोई नहीं देख लेते हैं इसमें। तो आपका हनफी और सफ़ी क्या था, हाँ हनफी और सफ़ी था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं इसे रिकॉल करवा दे रही हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट है उन्हें हम पढ़ते जाएंगे और अच्छे से चीज़ों को पढ़ना है और अच्छे से हमें चीज़ें क्लियर करना है। तो आई होप चीज़ें समझ गई होंगी। और आपने जो भाषा के बारे में पढ़ा था, अमीर खुसरो की जो लैंग्वेज थी उन्हें आप डिटेल में लिख लीजिएगा। जैसे ऐसे करके लिख लेना, एक वो बना लेना सीरीज, ऐसे तेलंगाना कहाँ की है, वो आंध्र प्रदेश की है, तो ऐसे करके चीज़ें लिख जाएंगी आपकी और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी और रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और एक शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, उन्हें भी इस एनसीईआरटी सीरीज का पता चले। और सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो सीटेट से रिलेटेड। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।